यह क्लास आज से शुरू हो रहा है 12th का स्टार्टिंग से क्लास। यह क्लास विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका क्लास छूटा हुआ है या जो नए विद्यार्थी आए हैं, लास्ट में आए हैं, इनका क्लास शुरू का 12th का छूटा हुआ, उनके लिए। और लोग भी देख सकते हैं इसको, लेकिन विशेष रूप से उन्हीं के लिए क्लास है ये। फंडामेंटल्स चैप्टर 3 चैप्टर है आपके, वही छूटे हुए हैं। उस सारे चैप्टर्स को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, आप शुरू से बताएंगे। यानी एक तरह से ये एक्स्ट्रा क्लास रिवीजन का क्लास है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। जो बच्चे नहीं समझ सके हैं या जिनकी शिकायत है कि नहीं समझ में आ रहा है, वे देखें इसको। जब ये पीछे के सारे चैप्टर्स ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप का एडमिशन आसानी से समझ में आएगा। अब हम शुरू करते हैं। ये क्लास रोज़ 4 बजे आएगा। अब जो आगे क्लास चल रहा है वो 12 बजे आपको दिया जाता है, ये 4 बजे आएगा। अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी में हम पार्टनरशिप शुरू किए हैं पहले, और पार्टनरशिप में 6-7 चैप्टर्स हैं। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके फंडामेंटल्स को समझिएगा, आप उसके बेसिक चीज़ों को समझिएगा, तभी वो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। बीच से पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। तो हम फंडामेंटल्स पर आते हैं। पार्टनरशिप क्या है? जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई कारोबार करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ एग्री करते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब जितने लोग होंगे सबका अलग अलग कंसेंट हो सकता है, सबको एट ए टाइम एग्री करना होता है, एक समय में एग्री करना होता है, किसी एक टॉपिक पर एग्री करना होता है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वर्बल भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी और लिखित भी। लेकिन मौखिक एग्रीमेंट ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी नहीं टिकेगा, लिखित एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साझेदारों के बीच कारोबार कैसे चलाएंगे, आगे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी कारोबार चलाने के दौरान, जब भी 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कुछ करेंगे तो समस्याएं तो आएंगी, उत्पन्न होंगी ही, मतभेद तो होगा ही। उससे कैसे निपटा जाएगा, किसकी कितनी पूंजी होगी, लाभ हानि का बंटवारा किस रेशियो में लोग करेंगे, ऐसे वर्तमान साझेदारी व्यवसाय के वर्तमान और भविष्य से संबंधित सभी बातों का उल्लेख लिखित रूप में जिसे हम लाते हैं उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड। इसे हम लोग कहते हैं साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता। साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता। इसमें सारे नियम कानून रूल्स रेगुलेशन पार्टनरशिप के लिखे रहते हैं और इसी के अनुसार व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को हम सुलझाते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। याद रखिए, साझेदारों की पूंजी, जनरल लोग यही समझते हैं जनरली कि जितना जितना साझेदार पूंजी लगाएंगे उसी रेशियो में, उसी अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूंजी इक्वल होते हुए भी लाभ हानि का अनुपात अनइक्वल हो सकता है। हो सकता है कि ABC तीनों पार्टनर का पूंजी 2-2 लाख रुपया हो, लेकिन वे लोग लाभ हानि बांट रहे हों 3:2:1 में, और पूंजी अनइक्वल होते हुए भी लाभ हानि का अनुपात इक्वल हो सकता है। पूंजी असमान होते हुए भी लाभ हानि का अनुपात समान हो सकता है। हो सकता है ABC में A की पूंजी 5 लाख हो, B की पूंजी 3 लाख हो, C की पूंजी 1 लाख हो, लेकिन सब लोग इक्वल रेशियो में लाभ हानि बांट रहे हैं। तो याद रखिए इस चीज़ को, पूंजी और लाभ हानि का अनुपात में
समानता होना, इक्वालिटी होना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हो सकता है समानता हो, लेकिन ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। पूंजी का अनुपात अलग होता है, लाभ हानि का अनुपात अलग होता है। अब आते हैं कि पार्टनरशिप डीड यदि बना है तब तो डीड के अकॉर्डिंगली फ्यूचर प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट से भी हम पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मौखिक समझौते से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हमारे देश में पार्टनरशिप बिजनेस से संबंधित कानून है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो अगर ओरल एग्रीमेंट साझेदारों ने किया है, मौखिक समझौता, वो कोर्ट में नहीं टिकता है, न्यायालय में नहीं टिकता है। न्यायालय में वर्बल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड ही टिकेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो ओरल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविज़न होंगे उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार हम साझेदारी से, व्यवसाय से संबंधित समस्याओं को सुलझाएंगे। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ रूल्स को हम 5-6 रूल्स को सॉर्ट आउट करके समझेंगे। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, यदि पार्टनरशिप डीड बना है तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखे गए हैं वही लागू होंगे। वहाँ साझेदारी अधिनियम का लागू होना जरूरी नहीं है। लेकिन डीड नहीं बना है, वहाँ भारतीय साझेदारी कानून 1932 अवश्य लागू हो जाएगा व्यवसाय पर। इनमें से 4-5 पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको आपको याद कर जाना होगा। पहला पॉइंट, ये जितने टॉपिक्स लिखे गए हैं फंडामेंटल्स में, प्रोविजंस अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दियर टाइप, साझेदारों की पूंजी खाता और उनके प्रकार, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पास्ट एडजस्टमेंट यानी भूतकालीन समायोजन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी, गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, ख्याति और उसका मूल्यांकन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि का अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात, गेनिंग रेशियो, प्राप्ति का अनुपात, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो फंडामेंटल्स में 3 चैप्टर हैं, यही सारे पॉइंट्स उसमें पढ़ने हैं, यही सारे पॉइंट डिस्कस करने आपका छूटा हुआ है। इसी को ध्यान से आप देखें तो आगे का चैप्टर समझ में आने लगेगा। तो अभी पहला पॉइंट को हम समझेंगे, ये कई दिन लगेंगे इसको समझने में। पहला पॉइंट है प्रोविजंस अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान, मुख्य प्रावधान। यानी साझेदारों ने जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हो तब भारतीय साझेदारी कानून 1932 के कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं जो लागू होंगे। आप 5 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुने, इसको याद करना होगा इसको आपको। सबसे पहला रूल है कि सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। ऑल पार्टनर्स विल डिवाइड प्रॉफिट और लॉस इन इक्वल रेशियो। यानी बिजनेस में जो भी लाभ या हानि होगा सब समान रूप से बांटेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में उसका बंटवारा करेंगे। ठीक है। लेकिन अब इसमें जितने हम रूल्स समझाएंगे सबका कंपैरिजन डीड के साथ करते जाएंगे। ऐसा कब होगा इक्वल रेशियो में बांटेंगे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो, तब
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न यही कहता है कि इक्वल रेशियो में लाभ हानि बांटें। अब आते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो उसमें जो रेशियो लिखा हुआ होगा वही रेशियो लागू होगा, उसमें जो प्रोपोर्शन लिखा होगा उसी प्रोपोर्शन में लाभ हानि बांटेंगे। अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मामले में डीड साइलेंट है, मौन धारण किए हुए चुप है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, इक्वल रेशियो बांटेंगे। दूसरा प्रोविज़न है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में साझेदारी संलेख नहीं बनने पर, दूसरा नियम यह है पार्टनरशिप डीड का कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड बना हो, न केवल डीड बना हो बल्कि उस डीड में इसकी चर्चा हो, लिखा हो कि साझेदारों को किस रेट से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। अगर डीड बना है और उसमें भी नहीं लिखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाए या नहीं, तो भी हम डीड पर पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पूंजी पर ब्याज दिया जाए तो ये अलाउड नहीं होगा कानून के अनुसार। दो नियम मैंने बताया आपको पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, एक सभी साझेदार इक्वल रेशियो में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, दूसरा किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा नियम जानिए, किसी भी साझेदार से ड्राइंग पर ब्याज नहीं लिया, फर्म नहीं लेगी, यानी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साझेदारों से तभी लिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड बना हो और उसमें इसकी चर्चा हो, लिखा गया हो। तो ये तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम पर आते हैं। किसी भी एक्टिव पार्टनर को, सक्रिय साझेदार को किसी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन टू एक्टिव पार्टनर। अब हम लोग चर्चा करते हैं रेम्यूनरेशन टू एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक, ये होता क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस में कई तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव। एक ऐसे साझेदार होते हैं जो केवल पूंजी लगा दिए, उन्हें बिजनेस ऑपरेशन से, कारोबार संचालन से कोई मतलब नहीं है, यानी वो व्यवसाय की देखभाल नहीं कर रहे हैं लेकिन लाभ हानि बंटवारा करेंगे। ऐसे भी साझेदार होते हैं जो फुल टाइम देते हैं बिजनेस ऑपरेशन में, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो फिर यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई साझेदार फुल टाइम दे या कोई साझेदार टाइम नहीं दे, ऐसा क्यों? फुल टाइम देने वाला साझेदार क्यों फुल टाइम दे? फुल टाइम देने वाला साझेदार क्यों फुल टाइम दे? तो कोई साझेदार समय क्यों दे या कोई क्यों नहीं दे? तो जो साझेदार बिजनेस ऑपरेशन में अपना टाइम देता है उसको अलग से कुछ फ़ायदा पहुंचना चाहिए, तो उसे सैलरी, कमीशन, जिसे हम रेम्यूनरेशन कहेंगे, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा के साथ साथ अलग से वेतन या कमीशन दिया जाता है। इसी को हम यहाँ पर रेम्यूनरेशन टू एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार को पारिश्रमिक कह रहे हैं। तो ये याद रखिए, सक्रिय साझेदार को, समय देने वाले, मेहनत करने वाले साझेदार को अलग से पारिश्रमिक यानी अलग से सैलरी, कमीशन तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड बना हो और उसमें लिखा गया हो इसके बारे में। अगर डीड नहीं बना है तो वहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा और इसके प्रोविज़न के अनुसार किसी भी एक्टिव पार्टनर को किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है, मंजूर नहीं है। ये चौथा नियम हुआ। अब पांचवा नियम देखते हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कि यदि साझेदारों ने
पार्टनर ने पूंजी भी लगाया बिजनेस में, उसके ऊपर से लोन भी दे रखा है बिजनेस को, संस्था को, पार्टनरशिप फर्म को। यानी पार्टनरशिप फर्म ने साझेदारों से लोन लिया है, तो उस पर क्या होगा, उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा, चाहे डीड बना हो या डीड नहीं बना हो, दोनों सूरत में उस पर 6% एनुअली के रेट से, वार्षिक के दर से ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ना 6% से ज़्यादा, ना 6% से कम, ना 6% से अधिक, ना 6% से कम। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं पांचों नियम को। ये नियम कब लागू होंगे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू, व्यवस्था लागू हो रहा हो, वहाँ पर होगा कि सभी साझेदार समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, पहला नियम। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, किसी भी साझेदार से फर्म ड्राइंग पर ब्याज नहीं लेगी। चौथा नियम, किसी भी एक्टिव पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। पांचवा नियम, साझेदारों ने यदि लोन दे रखा है फर्म को इन एडिशन टू कैपिटल, अपने पूंजी के अलावे, तो उस लोन पर उन्हें 6% एनुअली, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये पांचों नियम को याद रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन इसी पर है, पहला क्वेश्चन इसी पर है। अब आते हैं तो ये पांचों नियम, पहला क्वेश्चन इसी पर है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैपिटल कितने प्रकार का यहाँ पर होगा। याद रखिए, पहले कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका सीखेंगे हम। अगर साझेदारों की पूंजी पहले से दी गई है, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, तो उसे किधर लिखेंगे आप, डेबिट में या क्रेडिट में। अब जो लोग भी बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं उन्हें ये आइडिया होगा कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस, उनका बैलेंस बीडी क्रेडिट में होता है, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड ही होता है। और पता है आपको कि कैपिटल लायबिलिटी साइड में ही रहेगा, एसेट्स में नहीं रहेगा। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जब लेजर खोलें तो बैलेंस बीडी डेबिट में लिखेंगे। तो ये लायबिलिटी में है, इसीलिए बैलेंस बीडी हम क्रेडिट में लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितने प्रकार का होगा ये बाद में हम समझेंगे। पहले हम ये आपको समझाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट खुलता कैसे है, बिना जर्नल एंट्री बनाए सीधे कैपिटल अकाउंट हम कैसे खोल सकें। जो लोग बैलेंस शीट पढ़े हैं वो बैलेंस शीट में आप देखे होंगे, वो बैलेंस शीट में देखे होंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल हम लिखते हैं इनर कॉलम में। इसमें नेट प्रॉफिट अगर आता है तो उसको ऐड करते हैं, पूंजी पर ब्याज होता है उसको भी ऐड करते हैं,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी साझेदार को सैलरी मिला है या कमीशन मिला है उसको भी ऐड करते हैं। सब जोड़ के इनर कॉलम में लिखते हैं और इसमें से ड्राइंग लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते हैं। अगर हानि हुई है तो नेट लॉस को भी हम लेस करते हैं। तब जोड़ घटाकर आउटर कॉलम में ले जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये इनर कॉलम में जो कैपिटल हमने लिखा है ये ओपनिंग बैलेंस है, और जोड़ने घटाने के बाद जिसे हम आउटर कॉलम में ले जाते हैं उसे हम क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। तो इसी का अकाउंटिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल अकाउंट। इसी चीज़ को हमने लेजर के फॉर्मेट में बदल दिया। तो फिर इन सब चीज़ों को किधर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए कैपिटल हर वो आइटम जो कैपिटल अकाउंट में जुटता है वो बीडी वाले साइड में लिखा जाएगा। जैसे नेट प्रॉफिट है तो बाई प्रॉफिट, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट ना कह के हम लोग कहते हैं सीधे शेयर ऑफ प्रॉफिट। कि आप 11वीं क्लास में जो पढ़े थे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, वहाँ एक ही आदमी मालिक था, सारा लाभ उसी को मिल जाए, कई मालिक होंगे बढ़ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी कैपिटल में जुटा है तो इसको भी बीडी वाले साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है, कमीशन है, ये भी कैपिटल में जुटा है, ये भी बीडी वाले साइड में लिखेंगे बाई कमीशन या ऑब्लिक बाई सैलरी। और भी कोई आइटम अगर है जिसे कैपिटल में जुटना चाहिए, जुटता आगे मिलेगा, आगे जैसे जैसे फंडामेंटल पढ़ेंगे आगे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, उस सबको हम बीडी वाले साइड में लाएंगे। इसी लेजर में नहीं, किसी भी लेजर में अगर कोई आइटम जुटना है तो बीडी वाले साइड में, घटना है उसके उल्टे साइड में। अब आते हैं ड्राइंग घटा है तो घटने वाला आइटम बीडी के उल्टे साइड में जाएगा, क्योंकि बीडी इसका क्रेडिट है तो इसका उल्टा डेबिट हुआ, तो टू ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी घटता है, ये भी बीडी के उल्टे साइड में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट लॉस घटता है तो टू शेयर ऑफ लॉस। ये और भी घटने वाला आइटम हो सकता है, उसको लिखने के बाद तब हम आखिर में टू बैलेंस सीडी, जैसे लेजर का लेजर ही है ये, सीडी लिखेंगे और खाते को बंद करेंगे। और जब सीडी 2 में है तो बीडी फिर इसका बाई में आएगा, बाई बैलेंस बीडी। तो आपने ये देखा कि कैपिटल अकाउंट खुलेगा कैसे। फिर से इसको देख लें आप। बैलेंस शीट में जैसे हम लिखते थे उसी को हम लेजर के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है जिसको हमने यहाँ लिखा है इनर कॉलम में, ये बीडी है, इसको बाई में लिखेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने आइटम होते हैं उनमें से किसी का भी आप लेजर खोलिएगा तो बीडी बाई में रहेगा, तो बाई बैलेंस बीडी हमने इसको लिख दिया। अब कैपिटल में जुटने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब बीडी वाले साइड में, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा। और कैपिटल से घटने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो बीडी के अपोजिट साइड में जाएगा, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू शेयर ऑफ लॉस एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होगा। अब हम देखते हैं कि भाई कैपिटल होता कितने प्रकार का है। तो यहाँ 2 तरह का पूंजी होता है,
फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल पहला होगा, दूसरा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, या इसको हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल भी कहते हैं। फ्लोटिंग कैपिटल। कैपिटल अकाउंट खोलते समय, लेजर कैपिटल खोलते समय पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन को देखना होगा कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग है तो उसी का ये तरीका है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब चीज़ दिखा दीजिए जो जो कैपिटल अकाउंट में जाना है। यानी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही खाता खुलेगा और वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही खाता खुलेगा, when capitals are फ्लक्चुएटिंग, सिर्फ एक ही खाता हम खोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होगा, when capitals are fixed, तो हम दो खाते खोलेंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट केवल खोलने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो दोनों लेजर अलग अलग खोलने होंगे। अब करंट अकाउंट में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप 1 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, वैसे कल हम 1, 2, 3 ये सब क्वेश्चंस को बनाएंगे शुरू से। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 2 टॉपिक आपने पढ़ा, पहला और दूसरा, कि जब पार्टनरशिप डीड साझेदारों ने नहीं बना रखा हो यानी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो वहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल है, लागू होगा। और उसके अनुसार बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 5 रूल्स जो है उसके प्रोविजंस इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो 5 रूल जान लें। फिर से याद दिला दूं मैं आपको, सभी साझेदार, ये चीज़ आपके बुक में भी है, बुक से भी देख सकते हैं आप, सभी साझेदार इक्वल रेशियो में समान अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम, किसी भी साझेदार से ड्राइंग पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथा नियम, किसी भी एक्टिव पार्टनर को, सक्रिय साझेदार को, यानी जो टाइम दे रहा है मैनेजमेंट ऑपरेशन में, बिजनेस ऑपरेशन में, व्यवसाय चलाने में मेहनत कर रहा है, उसको कोई किसी तरह का रेम्यूनरेशन यानी कमीशन या सैलरी नहीं दिया जाएगा। 5वां नियम, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, इन एडिशन टू कैपिटल, पूंजी दे लगाने के अलावे उसने लोन भी दे रखा है, तो उस लोन पर उसे 6% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और ये ब्याज दोनों सूरत में दिया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप डीड बना हो या नहीं बना। तो ये 5 नियम, ज़्यादा और भी नियम हैं लेकिन उसका यहाँ रिलेवेंस नहीं है, महत्व नहीं है, इसी 5 नियम का महत्व है। फिर आपने कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे उसको देखा कि भाई कैपिटल चूँकि लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट में होगा। कैपिटल के बैलेंस जब बनाए थे 11th क्लास में तो कैपिटल में जो जो चीज़ आप जोड़ते थे सबको बीडी वाले साइड में लिखिएगा। जैसे
नेट प्रॉफिट, यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई सैलरी, सब कैपिटल में जुड़ता है, इसलिए बीडी वाले साइड में आ गया। और जो कैपिटल से घटता था उसको बीडी के उल्टा यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसे ड्राइंग घटता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटता था, नेट लॉस घटता था, जिसे हम यहाँ पर शेयर ऑफ लॉस कहेंगे। तो टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू शेयर ऑफ लॉस इत्यादि। और भी घटने वाले जुटने वाले चीज़ हो सकते हैं। तो जुटने वाला जितना होगा बीडी वाले क्रेडिट साइड में, घटने वाला जितना होगा डेबिट में चला जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम फिर सीडी करके खाता बंद करेंगे। अब हम लोग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लैक्चुएट, फिर कल इस पर चर्चा करेंगे और कल शुरू से आपको क्वेश्चंस भी हम बना देंगे।